विच एंजाइम इज प्ले एन वाइटर रोल इन एक्रोसोम, तो उसके अंदर मैं ऑप्शन ए रखता हूं लाइगेज, बी रखता हूं आइसोमिरेज, जी सी रखता हूं हाइलोयूरोनिडेज, यहां के डेल्टा ऑल ऑफ दीज। अब इसका आंसर बताएं जरा, शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब, वेलकम बैक टू योर चैनल, दैट्स माय चैनल। हमारा एंटी टेस्ट का लेक्चर चल रहा था रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में हमने स्टडी किया था कुछ हार्मोन और कुछ ग्लैंड्स भी थे, कुछ हार्मोनल सिक्रीशन भी थी, कुछ डक्ट्स भी थी, जो कि हम स्टडी कर चुके थे। आज जो स्ट्रक्चर है एमडी कैट का थर्ड लास्ट, और इसके बाद मैं एमसीक्यूज एमडी कैट एमसीक्यूज पे आ जाऊंगा, उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। अराउंड अबाउट 30 to 40 एमसीक्यूज होंगे और उसकी एक एक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये जो उसका फ्रंट पोर्शन है स्पर्म का, जो हम कह लें कि जो ये वाला एरिया आ जाता है, दिस इज द फ्रंट पोर्शन है। इस फ्रंट पोर्शन को हम नाम देते हैं एक्रोसोम। क्या नाम देते हैं? एक्रोसोम, ठीक है। या इसे हम एक्रोसोम कहते हैं, या इसका हम दूसरा नाम देते हैं लाइसोसोमल बॉडी। लाइसोसोमल बॉडी यानी कि जिसने डाइजेस्ट करना होता है इंटरनल सेप्टम को अंदर जाकर, और इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं एक्रोसोम के अंदर, ठीक है। जब वर्ड आपके सामने, इस एक्रोसोमल बॉडी में एंजाइमेटिक सिक्रीशंस भी होती हैं, जिसने जाकर फीमेल के अंडे को जाकर डाइजेस्ट करना है, ठीक है, उसकी सराउंडिंग को डाइजेस्ट करना होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए विच एंजाइम इज प्ले एन वाइटर रोल इन एक्रोसोम, तो उसके अंदर मैं ऑप्शन ए रखता हूं लाइगेज, बी रखता हूं आइसोमिरेज, जी सी रखता हूं हाइलोयूरोनिडेज, यहां के डेल्टा ऑल ऑफ दीज। अब इसका आंसर बताएं जरा, शाबाश, जल्दी करें जरा इसका आंसर। अब जल्दी से मुझे जरा कमेंट्स में बताएं जरा कि अगर उसमें ऑप्शन मैंने ए बताई है कि वो लाइगेज है, आइसोमेरेज है, हाइलोयूरिनडेज है, या कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। लाइगेज का काम डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, बाइंडिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उसका रोल ही नहीं है इसमें, किरदार ही नहीं है। आइसोमेरेज वैसे भी ठीक है, आइसोमेरिक फॉर्म, यहां पर आइसोमर कौन से हम देख रहे हैं, तो यहां पर जो वाइटर रोल है वो है सिर्फ और सिर्फ, आज का सिर्फ मैंने आप देखें इंट्रोडक्टरी एमसीक्यूज एक रखा है, जो आपको मुझे लगता है, और बच्चे ऑलमोस्ट 80 to 90% करेक्ट करके आएंगे। ऑल ऑफ दीज कहेंगे सारे होते हैं, ये तो हाइलो तो था ही, लाइगेज भी था, आइसोमेरेज भी था, जबकि उसका काम, क्योंकि जो ओवा की, जिसने ओवा की सराउंडिंग में जाना है, और उन सराउंडिंग सेल्स का मैंने नाम भी कुछ लिया था, वो थे क्यूमुलस सेल्स। क्या थे? क्यूमुलस सेल्स थे, ठीक है। अब वो बच्ची एक पूछ भी रही थी निकिता के सर ये ओवा के इर्द गिर्द, ये देखें ये एक ओवा है, और उस ओवा के इर्द गिर्द जो सेल है उसके सराउंडिंग में, दीज सेल्स आर द
क्यूमुलस सेल्स, दीज आर नॉन एज अ क्यूमुलस सेल्स कहते हैं। और ये क्यूमुलस सेल को डाइजेस्ट करने के लिए नॉर्मल होती है हाइलोयूरिनेज। अब उसके अलावा यहां पर आपको नजर आता है जी, मैं कलर थोड़ा सा ये डल है वैसे, ये वाला एरिया जो है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। फिर इसके इर्द गिर्द एरिया आपको ये साइटोप्लाज्म नजर भी आ रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको ये यहां पर देखेंगे तो ये वाला जो पीस है, दरमियाना जो पीस है, इसको हम कहते हैं दैट इज द मिड पीस। मिड पीस के अंदर आपको स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। यहां पर आपको मैं रफ सा बना दिया है सेंट्रियोल्स। क्या है? सेंट्रियोल्स। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, क्योंकि साइज में इंक्रीज करने के अंदर जो रोल होता है वो होता है जी माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं और ये एक फ्लेजेलम लाइक स्ट्रक्चर कह लें, और ये उसका हेड पार्ट है, सॉरी ये उसका टेल हिस्सा है जिसको हम फ्लेजेलम, और इसीलिए हम उसे कहते हैं कि ये मोटिलिटी में हेल्प करता है, दैट इज हेल्प इन मोटिलिटी, यानी कि इसके काम है मूवमेंट करना और फीमेल बॉडी के साथ जाके बाइंड करना और नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना। दिस इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ द स्पर्म, दिस इज द स्पेसिफिक स्पर्म स्ट्रक्चर। अगर स्पेसिफिक स्पर्म स्ट्रक्चर हमारे पूछा जाए क्या होता है, तो नंबर 1 पार्ट इज अ हेड पार्ट इज एक्रोसोम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, मिड पीस, मेसेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड फ्लेजेलम। मल्टी एमसीक्यूज इसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एनलार्जमेंट आपको पता लग भी रहा होगा, तो ये आप क्लोजर देख लें यहां पर, ठीक है। अब इसको बैक रिव्यू कर लेते हैं जी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट वन इज अ डिफॉर्मिटीज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। अच्छा, बाज दफा एक मिसकॉन्सेप्ट, मिसहैपनली एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि जी अगर फीमेल है वो जी बच्चा पैदा नहीं कर रही, तो भाई असल कसूर मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि औरत को ही गलत कहा जाए कि तुम्हारा, फॉर एग्जांपल एक बांझपन की बीमारी जो है ये फीमेल में नहीं हो सकती, ये मेल में भी हो सकती है। अब इसकी भी कई वजूहात होती हैं। मसलन फॉर एग्जांपल इसकी कॉजेज की बात करें तो कॉजेज में बहुत सी, यानी सबसे नंबर फर्स्ट पे अगर हम डिस्कशन करें तो एक आती है एजोस्पर्मिया, एक आती है ओलिगोस्पर्मिया, एक आती है स्पर्म डिफॉर्मिटीज, और इसके अलावा एक आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा कि यहां पर आपके पास है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया में जिसमें स्पर्म बनते ही नहीं है, नो स्पर्म। अब वो हो सकता है कि इंफेक्शन हो गया है स्पर्म डक्ट के अंदर, या उसमें इंजरी आ गई है जिसकी वजह से स्पर्म डक्ट के अंदर, स्पर्म डक्ट जो है उसके अंदर मसले मसाइल काफी आ चुके हैं, जिसकी वजह से स्पर्म आएगा नहीं। अब स्पर्म आएगा नहीं तो इट्स मीन्स कि वो बाइंड करेगा नहीं, बाइंड करेगा नहीं, नेक्स्ट जनरेशन होगी नहीं। लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते फॉर एग्जांपल कि ये जी बंदा लाइक इन वो दूसरी शेप में आ जाता है, यानी समझ तो सी गई हो, मीन्स के यार वो जो दूसरा सिंड्रोम की फॉर्म वो नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक मेल के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज है।
ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? अगर एक मेल के अंदर 20 मिलियन पर ml 20 मिलियन पर ml से लेस स्पर्म बने, से लेस, काउंटडाउन के अंदर अगर देखा जाए तो 20 मिलियन पर ml होते हैं, तो उससे अगर कम बन जाए तो वो ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन। इसमें भी जो मेल है वो अगली जनरेशन पैदा नहीं कर सकता। तो मसला दोनों तरफ से हो सकता है। एक बीमारी है ल्यूकोरिया, इसके ऊपर मैंने डिटेल बताया हुआ है। ल्यूकोरिया इज अ फीमेल डिसऑर्डर जिसमें फीमेल की वजाइना से लिक्विड ऊज आउट होता रहता है और वो बार और कंटिन्यूसली रिलीज होता है, और जिससे ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसकी बॉडी के इम्यून डिसऑर्डर सिम्टम, साइन सिम्टम, जिससे स्पर्म आता भी है तो बाइंड नहीं करेगा क्योंकि लिक्विड का मीडियम ज्यादा प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है। स्पर्म डिफॉर्मिटीज क्या होती हैं कि जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म चेंज हो जाए। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, अगर कोई भी स्पर्म का स्ट्रक्चर है अगर वो चेंज हो गया है तो उसके अंदर वो स्पर्म डिफॉर्मिटीज, और उसके अंदर भी नेक्स्ट जनरेशन सेम एज इट इज वो प्रोडक्शन नहीं होगी, और वो सेम तीनों प्रोडक्शन जैसी जा रही है वैसी की वैसी। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या है? जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, क्या है? एंटीबॉडीज हैं, वो अटैक करेंगी स्पर्म पे। ठीक है। और जब अटैक करेंगी तो इट्स मींस कि नेक्स्ट जनरेशन वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, और ये ऑटो इम्यून सेल्स जो हैं वो उसमें इनएक्टिविटी प्रोड्यूस कर देंगे। तो दिस वन इज द डिफॉर्मिटीज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी कह लें, मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज कह लें, डिफॉर्मिटीज कह लें या कॉजेज कह लें, वो चीजें जो कि आगे जाके जनरेशन में प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अब ये तो आपके पास तीन मैंने पैनल्स के अंदर आपको बता दिया है। इसको भी थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूं और ये देख लें जरा, ये एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म डिफॉर्मिटीज और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है। इसका क्लोजर टू डेट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, और इसके अलावा इसके साथ वाला भी आपको सही नजर आ रहा है।